परफेक्ट। हाँ, तो दोस्तों, अगर बीच में कहीं पे भी कोई आप लोगों को डिस्टरबेंस नजर आए तो मुझे आप बताएं, ठीक है। तो हमारे इस सेशन का जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है, ये सेशन इसलिए नहीं करते कि आप कायरो डाउ को करें। ये सेशन हम इसलिए करते हैं ताकि आपको सही और गलत के बीच फर्क नजर आए, ताकि आपको ये समझ में आए कि सही कॉन्सेप्ट को कैसे चूज किया जाता है, कैसे पहचाना जाता है कि रियल डिसेंट्रलाइज क्या होता है, कैसे पहचाना जाता है कि हम किस तरह से चीजों को आइडेंटिफाई करें। मैंने पिछले हफ्ते भी आपको एक एक्सप्लेनेशन दिया था। आपने क्या करना है ना, आपने अपनी हदों को बांधना है। यू नीड टू क्रिएट योर बाउंड्रीज। जब आप अपनी बाउंड्रीज को बना लेंगे ना, और आपने नियम बनाना है कि आप अपनी बाउंड्रीज से बाहर नहीं जाएंगे, आप कभी जिंदगी में किसी स्कैम का शिकार नहीं बनेंगे। आई एम डैम श्योर। ये सेशन आप अगर 2-3 बार ले लेंगे तो फिर कोई व्यक्ति आपके सामने आके ब्लंट हो जाएगा। जो भी व्यक्ति आपके सामने आएगा ना स्कैम के इरादे से या आपको फंसाने के इरादे से, वो ब्लंट हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जिनको बेचारों को खुद पता नहीं होता है कि हम एक स्कैम को प्रमोट कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से आपको बचना है अगर, तो आपको सीखना पड़ेगा। और मुझे अच्छा लगता है कि ये टेक्निकल सेशन में आप लोग आते हैं और चीजों को समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो अब मैं विदाउट एनी फर्दर डिलेस, अभी भी 9 लोगों की जगह बाकी है, तो आप लोगों की टीम में अगर कुछ लोग हैं जो अभी आ सकते हैं, फटाफट उनको इनवाइट करिए, क्योंकि जो जानकारी यहाँ मिलने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विदाउट फर्दर डिलेस मैं अपना स्क्रीन अब आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ओके, इज माई स्क्रीन विजिबल? क्या मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं परफेक्ट आप लोग? परफेक्ट ग्रेट ग्रेट, आई होप कि मेरा वॉइस भी क्लियर है। परफेक्ट। बहुत बढ़िया। तो चलिए, पहले मैं जाऊंगा नोट्स के ऊपर। ओके गाइस, एग्जैक्टली पिछले हफ्ते की तरह अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम जानेंगे, पहले हम समझेंगे कि कोई भी प्रोजेक्ट, कोई नया प्रोजेक्ट जब हमारे सामने आता है तो वहां पर हमने कैसे चीजों को आइडेंटिफाई करना है, हम चीजों को कैसे समझेंगे कि ये प्रोजेक्ट करने लायक है या करने या नहीं करना चाहिए। तो पिछले हफ्ते भी मैंने आपको बताया था कि आपको सिर्फ 2 चीजों का ध्यान रखना है। यू नीड टू कीप 2 थिंग्स इन माइंड। आपने क्या ध्यान रखना है कि जो भी प्रोजेक्ट बहुत बड़ा बन के आपके सामने आता है, एक ह्यूज प्रोजेक्ट, पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स हो रहे हैं, बहुत बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं, और वो अपना खुद का ओन ब्लॉकचेन लेके आए हैं। ओन ब्लॉकचेन जो लोग लेकर आते हैं, अपना खुद का ब्लॉकचेन जो लेकर आते हैं, तो आप समझना बहुत जरूरी है कि ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क होता है। सबसे बड़ा रिस्क है। लोगों की जो मानसिकता है वो एकदम अपोजिट होती है। उनको लगता है यार खुद का ब्लॉकचेन है, खुद का एक्सचेंज है, खुद का ये है, खुद का वो है, तो बहुत अच्छी बात है। नो, ये अच्छी बात नहीं है। कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपके सामने आता है जो आपको बोलता है भाई ये मेरा खुद का ब्लॉकचेन है, मेरा खुद का एक्सचेंज है, दोस्तों खुद का ब्लॉकचेन, खुद का एक्सचेंज और ये सब बनाना, इट्स नॉट अ बिग डील। बहुत आसान काम है। कोई भी डेवलपर, एक ठीक ठाक डेवलपर के पास जाएंगे, किसी को भी वो अपना ब्लॉकचेन बना के दे सकता है। अब यहाँ पे आपके लिए वर्क डबल हो जाता है। डबल क्या हो जाता है कि आप डिपेंडेंट हो जाते हैं इस ब्लॉकचेन की सक्सेस के ऊपर, अपनी सक्सेस से पहले। पहले इस ब्लॉकचेन को अपना वजूद बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका वजूद बना पाएगी। प्लस यहां पर आपके साथ बहुत बड़े चांसेस हैं कि आपके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम, एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो यहाँ पे हो सकता है। कैसे हो सकता है, अब मैं यहाँ पे आपको वो चीज क्लियर करूंगा। अब समझते हैं कि जब कोई ब्लॉकचेन अपना खुद का ब्लॉकचेन लेके आता है तो वो करता क्या है। तो क्योंकि खुद का ब्लॉकचेन है, तो अपना खुद का एक नेटिव कॉइन होता है। नेटिव कॉइन मतलब वो कॉइन जो फीस में चलेगा।
उस ब्लॉकचेन को कोई भी यूज करेगा तो वो कॉइन इसमें यूज करना पड़ेगा। तो हम उस कॉइन को नाम देते हैं XYZ, XYZ कॉइन, जो माइनिंग होके पैदा होगा। और इस कॉइन को जो है, आपको ये कॉइन चाहिए होगा जब अगर आपको ये ब्लॉकचेन यूज करनी है, तो ये आपको दिखाते हैं कि भाई ये बहुत जबरदस्त है, हमारी ब्लॉकचेन यूज होगी, इसका यूटिलिटी रहेगा, ये कॉइन जो है मार्केट में लोगों को चाहिए होगा हमारी ब्लॉकचेन यूज करने के लिए। और उसके साथ साथ ये अपना खुद का एक स्टेबल कॉइन भी बनाएंगे, और उस कॉइन को ये नाम देते हैं XUSDT। ओके, XUSDT। अब यहाँ पे खेल क्या शुरू होता है समझिए, कि खुद का ब्लॉकचेन है तो भाई कोई और यूएसडीटी क्यों यूज करेंगे, अपना खुद का। और आपको बोला जाएगा कि ये जो XUSDT जो बनाया जाए, इस ये एकदम पहले से बैकअप रखा गया है, रियल यूएसडीटी का बैकअप है, इसके पीछे रियल एसेट्स का बैकअप है, तब ये बनाया गया है। लेकिन वो एसेट्स का एक्सेस कभी आपको दिखेगा नहीं। अब आपको बोला जाएगा कि भैया अब ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले आप आएंगे यहाँ पे और आपको तो पैसा हमारी लिक्विडिटी में लगाना है बस। आपसे कोई पैसा ले नहीं रहा है, और लिक्विडिटी तो डिसेंट्रलाइज होती है। और बिल्कुल सही बात है, आपको अपना पैसा लिक्विडिटी पर लगाना है, और लिक्विडिटी पे पैसा लगाने से आपको ये अच्छा खासा रिटर्न जो है 1%, या कुछ ब्लॉकचेन 1.2%, कुछ 1.5% पर डे तक का रिटर्न आपको देना शुरू कर देती हैं। अब आपने लिक्विडिटी लगानी है, तो लिक्विडिटी आप सबको पता है कि लिक्विडिटी कैसे लगाई जाती है। लिक्विडिटी हमेशा पेयर में लगाई जाती है। उसके लिए आपको स्टेबल कॉइन चाहिए होगा, और साथ में नेटिव कॉइन चाहिए होगा। स्टेबल कॉइन नहीं होगा, स्टेबल टोकन होता है। ठीक है, स्टेबल टोकन और साथ में नेटिव कॉइन चाहिए होता है। अब यहां पे अगर आप समझेंगे, तो ये आपको मिलेगा कहां से? सर ये आपको लेना पड़ेगा ब्रिज के थ्रू। हर ब्लॉकचेन अपना एक अलग ब्रिज देता है। ब्रिज के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप अपना यूएसडीटी देंगे, आपसे कोई भी ब्लॉकचेन का यूएसडीटी ले लेंगे, आप BEP20 का दे दीजिए, सारे ऑप्शंस डाल के रखते हैं। आप TRC20 का दे दीजिए, आप ERC20 का दे दीजिए, आप पॉलीगन का दे दीजिए, सारे ऑप्शंस डालेंगे, यानी कोई भी यूएसडीटी, या फिर आप BNB दे सकते हैं, BTC भी दे सकते हैं, इथेरियम भी दे सकते हैं, मतलब आपसे कोई भी करेंसी ले लेंगे ये, और उसके बदले में आपको देंगे अपना स्टेबल कॉइन। ठीक है, स्टेबल टोकन और नेटिव कॉइन ये देंगे, और आपको बोलेंगे भाई अभी आपके पास आ गया, और इसको अब आप लिक्विडिटी में ऐड कर दीजिए, क्योंकि लिक्विडिटी हमेशा पेयर में ऐड होती है। अगर आपने $100 की लिक्विडिटी लगानी है, तो $50 का आपको नेटिव कॉइन चाहिए, और $85 का आपको स्टेबल टोकन चाहिए। ये आपने लगा दिया, आपका रिटर्न आना शुरू हो जाता है। अब आपको रिटर्न में क्या आएगा? आपको रिटर्न में भी यही आएगा, या तो नेटिव कॉइन आएगा या स्टेबल टोकन आएगा, यानी कि आपको या तो XYZ कॉइन आएगा, या फिर आपको XUSDT आएगा। अब ये आपको आ तो जाएगा। अब ये XYZ कॉइन और XUSDT सिर्फ इनकी ब्लॉकचेन पर ही वैलिड है। आप कमाते रहिए, आप बढ़ाते रहिए, आप बहुत सारा XUSDT ले लीजिए, आप बहुत सारा XYZ कॉइन इकट्ठा कर लीजिए। अब आप जब इसको कैश करने के नंबर पे आएंगे, जब आप इसको बेचने के नंबर पे आएंगे, जब आप अपने पैसे को निकालना चाहते हैं, तो आपको ये XYZ कॉइन जो आ रहा है, आप इसको बेचेंगे। बेचेंगे कहाँ? एक्सचेंज पे जाके जाएंगे बेचेंगे, जो इनका खुद का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होगा। उसको बेचने पे आपको XUSDT मिलेगा। अब ये XUSDT तो आपके किसी काम का नहीं है। तो अब आप इस XUSDT के बदले में, जहां से आपने, कहां से? इस ब्रिज से, जहां से आपने यूएसडीटी के बदले में ये XUSDT लिया था, सेम उसी जगह से आपको इस XUSDT के बदले में वापस USDT मिलने वाला है। लेकिन
इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये जो ब्रिज होता है जिसके थ्रू आप करेंसीज को चेंज करते हैं, ये 100% सेंट्रलाइज होता है। यानी आप समझिए, पूरा ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड है, टोकन भी डिसेंट्रलाइज्ड है, कॉइन भी डिसेंट्रलाइज्ड है, सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड है, पूरी दुनिया डिसेंट्रलाइज्ड है। लेकिन आपको इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाने वाला जो ब्रिज है, ये सेंट्रलाइज्ड है दोस्तों। तो इनको क्या करना होता है? इनको कुछ नहीं करना होता है आपको। अब दुनिया में कोई आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएगा कि इसके अंदर भी कुछ सेंट्रलाइज हो सकता है। ये क्या करेंगे? ये सिर्फ इस ब्रिज को तोड़ देंगे, यानी ये ब्रिज बंद कर देंगे। जब ये ब्रिज बंद हो जाएगा तो इधर की दुनिया इधर रह जाएगी और उधर की दुनिया उधर रह जाएगी। मतलब अब आपके पास हो सकता है लाखों करोड़ों की तादाद में XYZ कॉइन या XUSDT हो, लेकिन अब इसके बदले में आपको USDT नहीं मिलेगा और दुनिया में इसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर आपको इसके बदले में USDT नहीं मिल पा रहा है। तो आप हो गए स्टक। और आप में से बहुत सारे लोगों ने ये अपनी आंखों से ऑलरेडी होते हुए देखा है और आगे भी होता रहेगा। सो नेवर एवर गेट स्टक इन अ ब्लॉकचेन, खास तौर से नेटवर्क मार्केटिंग में तो बिल्कुल भी नहीं। डोंट एवर ट्राई टू गो इनटू दैट। तो ये है स्कैम नंबर 1 का तरीका। तो अब आपको मैंने शुरू में ही बोला था कि अपनी लिमिटेशंस बांध लीजिए, अपनी हद बांध लीजिए, क्योंकि ये ब्रिज कभी भी तोड़ा जा सकता है। ये कंट्रोल में होता है। कब तक यूएसडीटी देना है और किस दिन यूएसडीटी देना बंद करना है, ये आपको नहीं पता कि कब तक मिलेगा। जिस दिन ये ब्रिज बंद हो गया, अब भरपूर दबा के आप जो जो डिसेंट्रलाइज चीजें है ना, वो अपना काम भरपूर करती रहेंगी। आपको पूरा रिटर्न मिलता रहेगा, आपको प्रॉपर ये कॉइन भी मिलता रहेगा, आपको ये टोकन भी मिलता रहेगा। इनको कोई नहीं रोक सकता आपके पास आने से, आपका प्रॉफिट आने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन ये जब आपकी बाकी सारी चीजों की तरह जब आपका यूएसडीटी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो आपके किसी भी काम का नहीं है। तो पहली लिमिट आपने ये बांधनी है कि मैंने कभी भी किसी नए ब्लॉकचेन बेस्ड बिजनेस पे जाना नहीं है। वी कैन नॉट टेक दैट रिस्क, क्योंकि वो नोन नहीं है। हमें नहीं पता कि वो किस इरादे से आया है। सो वी कैन नॉट टेक अ रिस्क। और खास तौर से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैक्सिमम मैक्सिमम वही लोग आते हैं जो स्कैम की इच्छा रखते हैं। सेकंड पार्ट, अब हम उन प्लेटफॉर्म्स की बात करेंगे जो 100% डिसेंट्रलाइज्ड होने का दावा करते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन खुद का ब्लॉकचेन, जो कि पूरी तरीके से दिखने में डिसेंट्रलाइज्ड है, लेकिन एक्चुअल में ये 100% सेंट्रलाइज हो जाता है, क्योंकि ब्रिज सेंट्रलाइज है और ब्रिज ही एकमात्र तरीका होता है इस करेंसी से उस करेंसी में जाने के लिए। अब वो सिस्टम जो कि दावा करते हैं कि हम 100% डिसेंट्रलाइज हैं और एक वेल नोन ब्लॉकचेन के ऊपर वो काम करते हैं। कोई पॉलीगन पे काम करता है, कोई BSC पे काम करता है, कोई OP पे काम करता है, XYZ बहुत सारे ऐसे ब्लॉकचेन है जिनके ऊपर लोग काम करते हैं। ये प्रोजेक्ट्स आते हैं, सोलाना पे आने लगे हैं बहुत सारे XYZ, बहुत सारे ऐसे हैं। अब ये आके आपको क्लेम करेंगे कि भाई हम तो डिसेंट्रलाइज हैं, हम तो 100% डिसेंट्रलाइज है, हमारे अंदर तो कुछ कमी है ही नहीं, हम तो कभी भी कुछ करने वाले नहीं, कोई गड़बड़ नहीं करने वाले हैं। अब बोलेंगे आपसे ये, लेकिन आपको बोलेंगे आप चेक कर लो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, कहीं पे भी जाके चेक कर लो। आप डेस्क स्कैनर पे चेक कर लीजिए, आप सर्टिक पे चेक कर लीजिए, आप ABC, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, 10 15 20 टूल्स आपको बता देंगे, वहां चेक कर लीजिए, वहां चेक कर लीजिए। अरे साहब, इन सब जगहों पर क्यों भेज रहे हैं? क्या जरूरत है इन जगहों पर भेजने की?
आप सीधा सा सवाल करिए, भाई मुझे 10 टूल चेक नहीं करने, आई डोंट वांट टू चेक दिस 100 काइंड ऑफ टूल्स, मुझे बस एक चीज दे दीजिए, वन थिंग। ये आपका सवाल होना चाहिए। सिर्फ एक चीज दे दीजिए, मुझे किसी टूल पे चेक नहीं करना है। अगर आपने वाकई में प्रोजेक्ट को डिसेंट्रलाइज किया है, मतलब आपके कंट्रोल में कुछ नहीं, क्रिएटर के कंट्रोल में कुछ नहीं है, तो मुझे डिप्लॉयर का प्राइवेट की दे दीजिए। दैट्स इट, यहीं पे आपका सवाल खत्म हो जाना चाहिए। अगर आप मुझे प्राइवेट की दे सकते हैं, तभी मैं ये मानूंगा कि आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। और अगर आप मुझे प्राइवेट की देने से इनकार कर रहे हैं, तो मुझे इस बात को मानने से कोई नहीं रोक सकता कि बहुत कुछ आपके कंट्रोल में है। क्योंकि मैं ऐसे प्रोजेक्ट को जानता हूं जिनके हाथ में कुछ नहीं है, और उन्होंने बेझिझक प्रोजेक्ट की प्राइवेट की, यानी डिप्लॉयर का प्राइवेट की मेरे हाथ में दे दिया। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ये दो चीजों का नियम आपने बना लिया, आई कैन बेट कि आप कभी भी किसी स्कैम का शिकार नहीं बनेंगे। स्कैम आपके करीब भी नहीं आ सकता। मतलब अगर स्कैम आपके करीब नहीं आ सकता, इसका मतलब योर मनी इज सेफ, आपका पैसा सेफ है। क्योंकि प्रोटोकॉल कभी झूठ नहीं बोलता, मैकेनिज्म कभी झूठ नहीं बोलता, झूठ बोलता है इंसान, ह्यूमन। एंड व्हेन देयर इज नो ह्यूमन कंट्रोल, देयर आर नो लाइज। कोई झूठ नहीं है, कोई मक्कारी नहीं होगी, क्योंकि मशीन हमेशा वही करती है जो उनको बताया जाता है। वो उससे हटकर कुछ नहीं कर सकते। अगर एक मशीन का काम किसी वायर को बैंड करना है, तो वो सिर्फ उस वायर को, ये इसको उसको इतना पता है जो वायर मेरे पास आएगा मुझे उसको मोड़ना है, दैट्स इट। उसके अलावा उसको कुछ नहीं पता। इस वायर से कुछ और भी बनाया जा सकता है, ये जब तक उस मशीन को बताया नहीं जाएगा या उसके अंदर फीड नहीं किया जाएगा, तब तक वो नहीं करेगा। तो सेम उसी तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, इट इज लाइक अ मशीन। उसके अंदर कोडिंग डाल दी जाती है, पहले से उसको बता दिया जाता है कि तुमको क्या करना है। वो सिर्फ वही कर सकता है जो उसको बताया गया है। हाँ, अगर उसको बीच में उस इंस्ट्रक्शन को चेंज कर दिया जाए, अगर एक मशीन ऐसे बैंड कर रही है किसी वायर को, और बीच में जाके उसके सॉफ्टवेयर में जाके आप उसको बोल दें इसको ऐसे बैंड नहीं करना है, इसको ऐसे बैंड करना है, गोल बैंड करना है, तो ये ऐसे करने के बजाय ऐसा करना शुरू कर देगी, क्योंकि वो मशीन है, उसको नहीं पता। आप जो उसको इंस्ट्रक्शन देंगे वो वही करेगी। तो सेम यही चीज है कि प्राइवेट की रिवील करने से क्या होता है दोस्तों। प्राइवेट की रिवील करने का मतलब यह है कि अब कोडिंग के अंदर कोई भी चेंजेस करने की पॉसिबिलिटी को 100% खत्म किया जा चुका है। वरना अगर नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी डेवलपर, कोई भी हैकर इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपनी मर्जी से कुछ भी चेंजेस कर सकता है, इसका पैसा निकाल सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो अगर प्राइवेट की रिवील की जा रही है, इसका मतलब मोर देन 99.9% प्रोजेक्ट सेफ है। अब यहां मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर प्राइवेट की रिवील है, प्राइवेट की रिवील होने का मतलब यह भी नहीं है कि सक्सेस एश्योर्ड है। क्योंकि सक्सेस आपको अभी भी मैकेनिज्म से मिलेगा। क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी आए हैं जिन्होंने अपना प्राइवेट की रिवील किया, लेकिन उनके मैकेनिज्म में दम ही नहीं था। आप मार्केट में ऑलरेडी चल रहे जो डाउ प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हीं की तरह आके अगर कोई प्रोजेक्ट बना के और उसका प्राइवेट की रिवील भी कर दें, इन दैट कंडीशन ऑल्सो दोस्तों, उनका जो प्रोटोकॉल है, उनका जो मैकेनिज्म है, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा ज्यादा दिन तक। तो आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि प्राइवेट की रिवील होने के साथ साथ मुझे प्रोटोकॉल क्या चाहिए। क्या ये सस्टेन कर सकता है मार्केट में? क्या ये मार्केट की चाल को
मैनेज कर सकता है, क्या ये मार्केट के प्रेशर को झेल सकता है? आपके लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी के लिए आप नो डाउट केवल प्राइवेट की के ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हैं। इट इज द एक्सट्रीम ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इससे आगे कुछ भी नहीं। अब मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कि आपको किस तरीके से चीजों को समझना है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कैसे पता चलेगा कि क्या वाकई कायरो डाओ एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो ट्रांसपेरेंसी देता है? कैसे हम चेक करेंगे? तो अब मैं आ गया हूं वेबसाइट के ऊपर, kairodao.com। सिस्टम आपसे ये नहीं कहता कि पहले ज्वाइन करिए फिर आपको बताएंगे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस क्या है, जाके उसको चेक करिए। नो, सिस्टम ने सीधा वेबसाइट के होम पेज पे आपको सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल करा दी है। क्या आपको केवल जाना है, क्रोम में एंटर करना है kairodao.com, और kairodao.com ऐड करने के बाद फ्रंट पेज पे सबसे पहले होम पेज पे आपको यहां पे दिख रहा है डिप्लॉयर की पब्लिश। जानते हैं ये क्या है? ये वही चीज है जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र किया। दिस इज द प्राइवेट की ऑफ द डिप्लॉयर। इस कायरो डाओ प्रोजेक्ट बनाने वाले व्यक्ति का जो वॉलेट है, जिस वॉलेट से इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाया गया है, ये उसका प्राइवेट की है। कौन सा? ये जो ब्लैक कलर में आपको गोल्डन कलर के अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, आपने क्या करना है, इसको थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे, यहां पे आपके पास कॉपी का ऑप्शन आ गया। केवल इस कॉपी के ऑप्शन को ऐसे क्लिक करना है आपने, और क्लिक करने के बाद आपने जो भी आपका वॉलेट है उसको ओपन करना है। उसको ओपन करने के बाद आपने यहां अपने वॉलेट्स के ऊपर जाना है और लास्ट में ऐड वॉलेट के ऊपर क्लिक करेंगे। और यहां पे आपके पास दो ऑप्शन है, क्रिएट न्यू वॉलेट, ऐड एग्जिस्टिंग वॉलेट। आपने ऐड एग्जिस्टिंग वॉलेट के ऊपर जाना है, जो भी आपका पासवर्ड है वो यहां पर एंटर करेंगे। और एंटर करने के बाद अब आपके पास यहां पे एक ऑप्शन आएगा, टैप हियर टू एंटर योर सीड फ्रेज, यूज स्पेसेस और प्राइवेट की। अब सीड फ्रेज क्या होता है? सीड फ्रेज होते हैं वो 12 वर्ड्स जो कि हमें कोई भी वॉलेट बनाते वक्त मिलते हैं, जिनको हम निमोनिक भी कहते हैं, रिकवरी फ्रेज भी कहते हैं। दोनों ही चीजों से आप किसी भी वॉलेट को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहां पे आपने नीचे पेस्ट का ऑप्शन है, जैसी पेस्ट पे क्लिक करेंगे, जो प्राइवेट की आपके पास आपने वहां से कॉपी की है जिसके लास्ट में 58C16 है, वो यहां पे आप पेस्ट करेंगे और एंटर के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास बहुत सारी ब्लॉकचेन्स का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने सेकंड ऑप्शन जो कि इथेरियम का है, या फिर आप अगर किसी अदर वॉलेट में हैं, तो आप ओपी सर्च करने की कोशिश करेंगे। यू विल ट्राई टू सर्च ओपी बीएनबी, क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट ओपी बीएनबी ब्लॉकचेन के ऊपर है। उस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, आपका वो वॉलेट आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा, जो कि कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, यहां पे आपको ये वॉलेट दिख रहा है। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये वही वॉलेट है? हाउ विल यू आइडेंटिफाई, कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये डिप्लॉयर का ही वॉलेट है? जैसे मैंने इसको इंपोर्ट किया है प्राइवेट की से, आप भी कर सकते हो। अब मैं रिसीव के ऊपर क्लिक करूंगा। अब आप यहाँ पे आपको इसका एड्रेस दिख रहा है, क्या दिख रहा है? मैं चाहूंगा कि आप में से कुछ लोग लास्ट के जो 5 6 7 या 8, जितना भी मैक्सिमम आप याद कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, लास्ट के डिजिट्स को याद कर लीजिए, जो कि मुझे दिखता है 7721B3268। अब वापस वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ पे डिप्लॉयर का एड्रेस दिया हुआ है, क्या? आप यहाँ देखिए, क्या है ये? 7721B3268, ये डिप्लॉयर का एड्रेस है दोस्तों। तो इस प्राइवेट की से मेरे पास एक्सेस आ गया डिप्लॉयर के वॉलेट का। अब आप जानते हैं इस डिप्लॉयर वॉलेट से क्या किया जा सकता है? जितने भी फंक्शंस, जितने भी फीचर्स, जितने भी ऑप्शंस क्रिएटर के पास हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ भी करने के, वो सारे 100% मैं यहां से एक्सेस कर सकता हूं।
कैसे? इस कॉन्ट्रैक्ट को, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को अपने इस वॉलेट के साथ कनेक्ट करके, तो आपके पास 100% एक्सेस आ चुका है। यू हैव द 100% एक्सेस ऑफ द डिप्लॉयर वॉलेट हियर। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है दोस्तों। मतलब आप समझिए, अगर आप किसी सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में हो, तो सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट चलते हैं एक वेबसाइट के ऊपर, और उस वेबसाइट को कंट्रोल किया जाता है एक एडमिन पैनल से, और उस एडमिन पैनल का एक आईडी और एक पासवर्ड होता है, और वो आईडी पासवर्ड जिस व्यक्ति को मिल जाएगा, वो पूरे उस सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो आप इस प्राइवेट की को उस एडमिन पोर्टल की यूजर नेम और पासवर्ड से कंपेयर कर सकते हैं। सो दिस इज द पावर। इतनी बड़ी ट्रांसपेरेंसी आपके साथ शेयर की गई है दोस्तों। तो यहां पे अब आपको समझ में आ गया कि यहां पे डिप्लॉयर की आपके साथ शेयर हो चुकी है, मतलब ट्रांसपेरेंसी का अल्टीमेट लेवल आपके साथ शेयर हो गया। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या प्रूफ है या कैसे साबित होगा कि यही वॉलेट से कॉन्ट्रैक्ट्स को बनाया गया है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेबसाइट पर ही हम सबसे नीचे आ जाएंगे, और नीचे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ये टोटल जो प्रोजेक्ट है, ये 5 कॉन्ट्रैक्ट्स का बना हुआ है, यानी कि 5 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जो इस पूरे इकोसिस्टम को बनाते हैं और इस सिस्टम को चलाते हैं। जिसमें सबसे पहला है कायरो टोकन, यानी कि दी हार्ट। कायरो टोकन का जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो टोकन है खुद, जिस टोकन के ऊपर हम काम कर रहे हैं दोस्तों। दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है लिक्विडिटी पूल। लिक्विडिटी पूल वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर सारा पैसा रखा जाता है, यानी पूरा का पूरा फंड मैनेजमेंट इसी की जिम्मेदारी है। इसी के अंडर में हमारा डेक्स भी आता है, यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, जो कि आपको स्वेप के नाम से दिखता है, वो भी, उसको भी यही कंट्रोल करता है, यही हैंडल करता है। तीसरा है स्टेकिंग मैनेजर। स्टेकिंग से रिलेटेड जितने भी फीचर्स, जितने भी फंक्शंस हैं, वो सारी इसकी जिम्मेदारी है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट अपना काम अलग देखता है, और कोई दूसरा व्यक्ति एक जो है डिपार्टमेंट के काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। अगला है एफिलिएट डिस्ट्रीब्यूटर। तो स्टेकिंग मैनेजर स्टेकिंग से रिलेटेड सारी चीजें देखता है, किस व्यक्ति ने कितना स्टेक किया है, और किसका कितना कैपिंग बचता है, किसको कितना प्रॉफिट देना है, कब प्रॉफिट देना है, ये और उसका कैपिंग, ये सब स्टेकिंग मैनेजर का काम है। उसके बाद में आता है एफिलिएट डिस्ट्रीब्यूटर। हमारा एफिलिएट से रिलेटेड, किसको कितना डायरेक्ट इनकम मिलना चाहिए, उसके बदले में उसको कितना टोकन मिलना चाहिए, और किसके किस लेवल पर कितना बिजनेस है, उसको कितना टीम डिविडेंड मिलना चाहिए, किसकी सैलरी क्वालिफाई हो रही है, सैलरी कब मिलेगी, कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये सारा काम देखता है एफिलिएट डिस्ट्रीब्यूटर। उसके बाद आता है एटॉमिक P2P एक्सचेंज। ये अपने आप में, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये अपने आप में बड़ा जबरदस्त कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि पूरी दुनिया के लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां पर वो आपस में एक दूसरे के साथ, बिना एक दूसरे को जाने, एक दूसरे के साथ कॉइन को एक्सचेंज कर सकते हैं, टोकन को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये 5 कॉन्ट्रैक्ट है, और छठा जो आप देख रहे हैं ये यूएसडीटी है, जो कि हमारा नहीं है, ये ओपीबीएनबी ब्लॉकचेन का है। तो ये, लेकिन उसका भी कॉन्ट्रैक्ट हमें दिया गया है ताकि हम समझ सके, हम देख सकें किस यूएसडीटी में हम डीलिंग करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस ब्लॉकचेन की तरह यहां पर भी कोई अलग से यूएसडीटी भी फर्जी बना के काम चल रहा हो। तो अब हम यहां पर समझेंगे एक एक कॉन्ट्रैक्ट को कि भाई क्या प्रूफ है कि यही कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट उसी वॉलेट से बनाए गए हैं जिस वॉलेट का प्राइवेट की हमारे साथ शेयर किया गया है। तो हम एक एक करके, कुछ नहीं करना है, केवल कॉन्ट्रैक्ट जो नंबर दिख रहा है आपको, उसके ऊपर टच करेंगे आप, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका ओपन हो जाएगा ओपीबीएनबी स्कैन के ऊपर, यानी कि इसका जो एक्सप्लोरर होता है वो ओपन हो जाएगा। और अब यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे ऊपर कॉन्ट्रैक्ट के नीचे लिखा है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। यही वो एड्रेस है जिसको कॉपी करके आप इस टोकन को अपने किसी भी वॉलेट में ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए हम लेते हैं ना अपने अपलाइन से, आपको किसी अपलाइन से मांगने की जरूरत नहीं, सीधा वेबसाइट पे जाइए,
और इस एड्रेस को यहां पे आप टच करेंगे, कॉपी हो जाएगा, जाके पेस्ट करके किसी भी वॉलेट में आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब यहां से आगे की कहानी शुरू होती है। नीचे आएंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पे आपको मोर इन्फो के अंदर एक चीज दिखेगी, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर। ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर कौन है? इसी को बोलते हैं मालिक, इसी को बोलते हैं एडमिन, एंड इट इज 7721B3268। अब आप शुरू के डिजिट मैच कर लीजिए या लास्ट के डिजिट मैच कर लीजिए, और अगर आपको पूरा मैच करना है तो आप पूरा भी मैच कर सकते हैं। कैसे मालूम है? आप बस इसको ऐसे टच कर दीजिए, ये लीजिए पूरा एड्रेस आपके सामने आ गया। और ये आपके सामने, मैं इसका एड्रेस फिर से ओपन कर देता हूं, आप लोग अच्छे से देखिए। कुछ देर ये एड्रेस है आपके सामने, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कहीं लिख लीजिए, और उसके बाद आप इसको मैच करिए इस एड्रेस के साथ। क्या ये सेम है या नहीं? इफ इट इज सेम, तो डिप्लॉयर सेम है, जिसका प्राइवेट की आपको दिया गया है। ठीक, तो पहले कॉन्ट्रैक्ट में मुझे क्लियर हो गया कि डिप्लॉयर सेम है। यहां पर भी अभी काम कंप्लीट नहीं होता है, अभी मुझे एक चीज और देखनी है। वो क्या? वो ये कि कल को अगर ये वेबसाइट डाउन हो गई या वेबसाइट शट हो गई, वेबसाइट तो सेंट्रलाइज है, तो वेबसाइट अगर बंद हो गई तो मेरे फंड्स का क्या होगा, मैं कहां से निकालूंगा? तो उसके लिए हमें देखना जरूरी है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, अब यहां देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट, इसको टच करेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड और पब्लिश्ड है कि नहीं है। ये जो राइट टिक देख रहे हैं ना ग्रीन, ये राइट टिक तभी आता है जब कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड होता है। तो लेकिन हम अंदर देखेंगे आके, तो अंदर आप देख सकते हैं सोर्स कोड वेरीफाइड एग्जैक्ट मैच लिखा हुआ है। इसका मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से वेरीफाइड है। वेरीफाइड के साथ साथ ये जो रीड और राइट कॉन्ट्रैक्ट के जो ऑप्शन है, ये भी हमारे लिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये सारे रीड ऑप्शंस प्लस राइट ऑप्शंस। अब इन ऑप्शंस के आने के बाद हमें एश्योरेंस मिल गया कि अब किसी भी फंक्शन के लिए हमें वेबसाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। सीधा यहीं से हम अपने वॉलेट को कनेक्ट करके सारे फंक्शंस को यूज कर सकते हैं जो कि हम वेबसाइट के ऊपर यूज करते हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट हमें समझ में आ गया है, वी आर थ्रू विद इट। अब हम आगे बढ़ेंगे, लिक्विडिटी पूल जो इंपॉर्टेंट है इसको हम टच करेंगे, और इसको टच करने के बाद ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर सारा पैसा यानी फंड मैनेजमेंट होता है। अब यहां पे हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है DBF56। ओके, इसके अंदर सारा पैसा है। इस पैसे को कौन कौन व्यक्ति टच कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, ये यही कॉन्ट्रैक्ट तय करता है। यहां पे हम देखेंगे इस समय कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 9016.65 USDT अवेलेबल है। साथ में 10,000 कायरो टोकन आप यहां देख रहे हैं। ये 10,000 आपको सारी जिंदगी दिखते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लॉक कर दिए गए हैं। These 10,000 tokens cannot be withdrawn, or they cannot be transferred, or they cannot be sold, or they cannot be burned। ना इनको जलाया जा सकता है, ना ट्रांसफर किया जा सकता है, ना इनको बेचा जा सकता है। ये भी हमने देख लिया। अब अगला सवाल, क्या इसका भी क्रिएटर वही है? हियर इट इज, मोर इन्फो के अंदर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर कौन? 7721B3268, सेम कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर है। अब अगला स्टेप, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जाके देखेंगे क्या कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है। जी हाँ, सोर्स कोड वेरीफाइड, कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है, और सभी रीड एंड राइट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑल दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल। तो यहां पे भी अब हमें टेंशन नहीं है। आगे चलेंगे, तीसरा स्टेकिंग मैनेजर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, स्टेकिंग मैनेजर ओपन हो जाता है। जैसे ही ओपन हो जाता है, इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस है 7090। ओके, मोर इन्फो में क्रिएटर,
772-1B3268, यानी कि इसका भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर वही है जिसका प्राइवेट की मेरे साथ शेयर हो चुका है, आपके साथ शेयर हो चुका है, मैं इंपोर्ट कर चुका हूं। हो सकता है आप भी इंपोर्ट कर चुके हो, और नहीं किया है तो आप तुरंत कर लीजिए। अब आप यहां अगर देखेंगे तो अब यहां भी हम इसके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट इज वेरीफाइड, और सारे रीड एंड राइट ऑप्शंस यहां पर अवेलेबल है। ऑल दीज रीड एंड राइट ऑप्शंस आर अवेलेबल। तो यहां पर भी हमारा ये सवाल क्लियर हो जाता है। चलिए उसके बाद एफिलिएट डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर जाएंगे हम। नेक्स्ट जो कि है 9237, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर 7721B3268, यानी कि सेम कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, सॉरी सेम वॉलेट एड्रेस जिसका प्राइवेट की हमें मिल चुका है। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, सोर्स कोड वेरीफाइड, और साथ में रीड एंड राइट ऑप्शंस आर अवेलेबल। तो दिस इज द ब्यूटी दोस्तों, पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंसी यहां पे हमारे सामने है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एटॉमिक पी के ऊपर जाएंगे, जो कि होता है 386B2। ये दूसरा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर आपको फंड दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो लोग अपने अपने ऑर्डर लगाएंगे, चाहे वो बाय ऑर्डर हो या सेल ऑर्डर हो, उनका वो फंड जो ऑर्डर उन्होंने लगाया है वो एस्क्रो में लॉक किया जाता है, और वो इसी के अंदर रखा जाता है। जब तक वो ऑर्डर या तो कैंसिल नहीं होगा या एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो फंड यहीं इसी कॉन्ट्रैक्ट में रखा रहेगा। तो यहाँ पे ये एकमात्र दूसरा वॉलेट है जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर आपको फंड दिखेगा। तो जितने भी ऑर्डर्स कभी भी आपको P2P पे दिखेंगे, वो सारे के सारे आपको इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दिखेंगे। इसका भी जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर है वो 7721B3268, यानी कि सेम कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर है, और साथ में कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट भी पूरी तरीके से वेरीफाइड है, पब्लिश्ड है। किसी भी तरीके से एक भी कॉन्ट्रैक्ट यहां पर ऐसा नहीं है जो वेरीफाइड नहीं है, जो पब्लिश नहीं है, या जिसका डिप्लॉयर की हमारे पास नहीं है। तो आप अच्छे से यहां देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहां चीजों को मैनेज किया गया है। यानी ट्रांसपेरेंसी के मामले में हमें कोई भी कंपीट नहीं कर सकता। यूएसडीटी, इसका भी कॉन्ट्रैक्ट ओपन करके हम एक बार देख लेते हैं, कहीं इसके भी डिप्लॉयर हम ही तो नहीं, क्योंकि हमारे पास भी तो ये वॉलेट अब आ चुका है। तो इसका लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है 96F3। जो लोग जानते हैं उनको अच्छे से पता है कि 96F3 जो है वो ओपीबीएनबी का यूएसडीटी का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। और यहाँ पे हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर के अंदर बीएनबी चेन डिप्लॉयर है, यानी इसका हमसे कोई भी संबंध नहीं है। हम इस यूएसडीटी को केवल यूज करते हैं ट्रांजेक्शन्स करने के लिए। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा, मैं कहूंगा, हमने चीजों को समझने की कोशिश की है। इनमें यहाँ पे हम अभी क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमने सिर्फ यही समझने की कोशिश की कि किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स हमें क्या बताने की कोशिश करते हैं, और उनको हम कहाँ देख सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको चीजें आज बताई हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी। ये चीजें अगर आप देखभाल के काम करेंगे, सोच समझ के काम करेंगे, तो आपको कभी भी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा आपके साथ कुछ और भी यहां पे शेयर करना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, किसी भी प्रोजेक्ट को दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें बनती हैं, खास तौर से डिसेंट्रलाइज्ड, यानी वो चीजें जिनके ऊपर किसी इंसान का कंट्रोल नहीं होता है, तो अभी तक तो ऐसी कोई चीज देखी नहीं थी बिटकॉइन के बाद। कायरो डाउ ने हमें बताया कि एक्चुअल में डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। अब किसी भी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट को चलने के लिए किस चीज की जरूरत होती है दोस्तों? पहला होता है लिक्विडिटी। जब तक लिक्विडिटी नहीं होगी, यानी कि पैसा नहीं होगा, तब तक प्रोजेक्ट नहीं चल सकता।
और दूसरा होता है मोटिवेशन। ये बिल्कुल एक नया वर्ड शायद आपको आज दिख रहा होगा, लेकिन मोटिवेशन क्यों कह रहा हूं वो समझिए। दोस्तों, दुनिया में हर प्रोजेक्ट कम्युनिटी से चल रहा है, खासतौर से डिसेंट्रलाइज या सेंट्रलाइज की भी बात करें तो जब तक कम्युनिटी नहीं है तब तक कुछ नहीं। और कम्युनिटी रुकती है मोटिवेशन से, डीमोटिवेशन से नहीं। जब लोग डीमोटिवेशन की तरफ चले जाते हैं, जब उनको मोटिवेशन ही नहीं मिल पाता, तो वो प्रोजेक्ट के अंदर रुक भी नहीं पाते। तो यहां पर ना दोस्तों, सबसे मजे की बात क्या है? सबसे मजे की बात यह है कि हमारा जो कायरो डाउ प्रोजेक्ट, इसके अंदर एक मैग्नेट है, बड़ा खतरनाक वाला मैग्नेट है दोस्तों। क्या मैग्नेट है? कि ये लिक्विडिटी को कभी भी जीरो नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा? ये जो 10,000 टोकन यहां पे लॉक किए गए ना, ये 10,000 टोकन कभी भी लिक्विडिटी को जीरो नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ हर टोकन का एक रिजर्व होता है। और यहाँ का जो रिजर्व है ना, वो बातों का रिजर्व नहीं होता है, वो आपकी आंखों के सामने होता है। एवरी रिजर्व, यानी कि द प्राइस ऑफ द टोकन इज द रिजर्व। टोकन का जो प्राइस है वो ही इसका रिजर्व होता है। और ये रिजर्व किसी भी टोकन से दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। तो ये रिजर्व हमेशा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बनकर रहेगा, जिसकी वजह से कभी भी यहां पर लिक्विडिटी जीरो नहीं होगी। और जब तक लिक्विडिटी जीरो नहीं होगी, ये प्रोजेक्ट आपको हमेशा रनिंग कंडीशन में दिखता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ पैसा चाहिए, आपको पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए। और आपके पैसे के अंदर कोई और इंसान ठोंग नहीं मार सकता, भांजी नहीं मार सकता। और मोटिवेशन आपको इसलिए मिलता है क्योंकि दोस्तों, कितनी भी बड़े लेवल पे सेलिंग हो जाए, आप यहां मजबूती से होल्डर बन के रहते हैं। क्यों? क्योंकि सेलिंग के बाद भी टोकन का प्राइस ऊपर ही जाता है। इस टोकन का प्राइस दुनिया में बड़ी से बड़ी वेल, बड़ी से बड़ी शार्क, हो सकता है कल को मैं मानता हूं कि यहां पर भी कुछ ऐसे लोग हो जाएंगे जो शायद 50% ऑफ द सर्कुलेशन को होल्ड कर ले। राइट, भी हो सकता है कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर आ जाए यहाँ पे, एक ही झटके में 2, 4, 5, 10, 20 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके बहुत सारे बड़े लेवल पे टोकन्स को होल्ड कर ले। लेकिन वो भी ना दोस्तों, सिर्फ अपने हिस्से का ही पैसा ले सकता है। वो भी कभी ये नहीं कर सकता कि मैं तो अब जब चाहूं टोकन का प्राइस गिरा दूंगा और मैं जब चाहूं टोकन का प्राइस उठा दूंगा। नो, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सेलिंग। क्योंकि बाइंग का तो ऑप्शन ही नहीं देता हमारा प्रोजेक्ट। सोचिए कितना ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है कि वो सेलिंग तो बहुत बड़ी कर सकता है, लेकिन सेलिंग करके भी वो टोकन के प्राइस को ऊपर ही लेके जा सकता है, नीचे नहीं ला सकता। जितना सेल करेगा उतना ऊपर जाएगा, जितना सेल करेगा उतना ऊपर जाएगा। और सेल करने के बाद बाइंग का उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। फिर उसको बैठ के इंतजार करना पड़ेगा कब मेरा प्रॉफिट बनेगा, फिर मैं उसको विड्रॉ करूंगा, हार्वेस्ट करूंगा, उसके बाद फिर मेरे पास टोकन आएगा। तो ये एक यूनिक मैकेनिज्म हमें यहां पे देता है। अब बहुत जल्दी आप लोग यहाँ पे एक सिनेरियो देखेंगे। क्या सिनेरियो देखेंगे? जो मैंने आपको पिछले वीक भी समझाया था कि हम इसको गलती कर रहे हैं, कायरो टोकन को एक नॉर्मल एमएलएम टोकन समझने की। आपको बताता हूं ये कायरो टोकन का मैकेनिज्म कैसे काम करेगा। देखिए, कायरो टोकन को पाने का सिर्फ दो तरीका है। क्या? या तो स्टेक करिए, या फिर स्टेक करवाइए, यानी कि एफिलिएट। दो ही तरीके हैं, तीसरा कोई तरीका नहीं है। या तो स्टेक करिए या स्टेक करवाइए। अब आप अगर समझेंगे यहाँ पे, दोनों ही सिनेरियो में आपको जो टोकन है वो स्लोली मिलेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे स्टेक होगा, ये तो 100%, यानी कि 90% जो है, ये लिक्विडिटी के अंदर चला जाता है। और लिक्विडिटी के अंदर $1 भी कभी जाता है तो वो प्राइस को ऊपर पुश करता है।
ये समझना, बहुत सारे लोगों को शायद अभी ये चीज क्लियर नहीं है कि जब स्टेक होता है ना दोस्तों, जब भी स्टेक होता है, उस स्टेक पे एक भी टोकन पैदा नहीं होता है। कुछ लोगों को शायद अभी भी ये कंफ्यूजन है कि हम स्टेक करेंगे तो हमारा टोकन बाय हो जाएगा और वो स्टेक होगा। ऐसा नहीं है। आप जब यहाँ स्टेक करते हैं तो कोई टोकन ना पैदा होता है और ना आपका कोई टोकन यहाँ पर है। जब आप स्टेक करते हैं तो आपका अमाउंट, आपका जो पैसा है यूएसडीटी में, केवल वो स्टेक होता है और उसके बदले में ही आपको रिटर्न आता है, जो कि आपके टीयर के हिसाब से आपको मिलता है। और ये टीयर जब आप क्लेम करोगे, हार्वेस्ट करोगे, तब पहली बार आपको टोकन देखने को मिलेगा। कम से कम $10 पैदा होगा, आपका प्रॉफिट आएगा, तब जाके आप हार्वेस्ट कर पाओगे। और जब आप हार्वेस्ट करोगे तब आपको पहली बार टोकन देखने को मिलेगा। और जितना ज्यादा स्टेक होगा, यानी कि आप जितना इसको पाने की कोशिश करेंगे, ये उतना ही आपसे दूर जाता जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइस ऊपर ऊपर जाता जाएगा। प्राइस ऊपर मतलब टोकन कम, प्राइस ऊपर मतलब टोकन कम। तो जो सर्कुलेशन है, टोटल सर्कुलेशन है, वो बहुत ही स्लोली बढ़ेगी और प्राइस जाएगा रॉकेट की तरह ऊपर। अभी हम देख रहे हैं इसको धीरे धीरे, लेकिन हम देखेंगे कि ये अचानक से $1 पार कर जाएगा, फिर अचानक से $10 पार कर जाएगा, देखते देखते 100 पार कर जाएगा। जब इसकी ग्रोथ, टोकन की रेट की जब ग्रोथ इतनी तेजी से होगी, तो दुनिया का दिमाग हिल जाएगा। पूरी दुनिया का दिमाग हिल जाएगा। हर इंसान को इच्छा होगी कि ये टोकन तो मुझे अभी मिल जाए, कैसे भी करके मिले। और उस केस में, इन दैट केस, एक ही चीज दिमाग में आएगी व्यक्ति के, P2P। और ये जो P2P है, ये ब्रह्मास्त्र है इस सिस्टम का। ये P2P क्या करेगा वो समझिए। मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं कि जब आप थोड़ा ये ग्रो करेगा, जब ये लगभग $10 के आसपास चला जाएगा, $5, $10, तो लोग आपसे कहने लगेंगे कि भाई मुझे टोकन दिलवा दो, कैसे भी करके मुझे टोकन दिलवा दो अभी। तो आप उनको एक ही चीज सजेस्ट करेंगे कि सर आप एक काम करिए, आपको जितना स्टेक यहाँ करना है वो स्टेक कर लीजिए, क्योंकि P2P में कोई गारंटी नहीं है कि टोकन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और भैया मिलेगा तो कब मिलेगा, क्योंकि वहां पे वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी रहेगी। हाँ, इतना करके कर सकते हैं आपके, जो भी आपका 100, 200, $500 या $1000 आप P2P पे ऐड करके बैठ जाइए, और बाकी आप जो भी अमाउंट है वो यहाँ स्टेक कर लीजिए, ताकि आपको एश्योर्ड रहेगा। कम से कम स्टेकिंग करेंगे तो चाहे थोड़ा थोड़ा मिलेगा, लेकिन आपको टोकन कम से कम मिलता रहेगा। तो हर व्यक्ति चाहेगा और P2P पे एक ऑर्डर लगा के बैठ जाएगा। अब P2P क्या कहता है? P2P कहता है भैया ठीक है, ये जो प्लेटफॉर्म बनाया है, हम आपको पूरी दुनिया से सेलर ढूंढ के देंगे। आपके लिए सेलर कौन ढूंढ रहा है? P2P ढूंढ रहा है। दुनिया के हर हिस्से से ढूंढ के लाके आपको सेलर देगा, लेकिन उसके बदले में आपसे ये एक 5% की फी चार्ज करेगा, हर बायर को चार्ज करेगा। फिर ठीक है, मैं आपको ढूंढ के दूंगा, डायरेक्टली टोकन दिलवाऊंगा जितनी वैल्यू का आपको चाहिए। ठीक है, तो कोई भी सेलर अगर है तो उसको ढूंढ के पहले मैं आपके पास लेके आऊंगा और आप उससे टोकन ले लेंगे, लेकिन एक 5% की फी चार्ज करूंगा। मतलब अगर आप $100 का टोकन खरीद रहे हैं तो मैं आपको 95 का ही दूंगा, $5 मेरी फीस रहेगी। अगर आप $1000 का खरीद रहे हैं तो मैं आपको 950 का ही टोकन दिलवाऊंगा, $50 मेरी फीस रहेगी। बायर इस पे 100% रेडी है, क्योंकि उसको मालूम है, उसको पोटेंशियल मालूम है कि ये एक ऐसा टोकन है जो कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है। नीचे की तरफ तो ये थोड़ा सा आता है और बड़ी तरीके से ऊपर चला जाता है। अब समझिएगा, ये हो गई कहानी बायर की। अब इस P2P बायर को प्रोजेक्ट वापस यानी सेलर लाके कहां से देगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो सेलर के लिए कहानी समझिए कि जो सेलर है, जब वो सेल करने के लिए आता है तो उससे ये सिस्टम क्या चार्ज करता है? 10% चार्ज करता है। किस चीज के लिए? स्वैप अगर वो टोकन को करता है, 10% चार्ज करता है। तो ये उसको क्या ऑफर करता है? ये उसको ऑफर करता है कि भाई ये जो फीस है, अगर तेरी आधी कर दी जाए तो कैसा रहेगा?
डेफिनेटली कौन नहीं चाहेगा। अगर कोई व्यक्ति $1000 का माल बेचना चाहता है और उसको 100 के जगह, उसको $100 की जगह, यानी उसकी फीस लगेगी $100, अगर $100 की जगह $50 देके काम चल जाए तो ये सिस्टम बोलता है कि भाई आप एक काम करो, अब 10% मत दो, P2P पे जाके देखो, वहां बहुत सारे लोग हैं जो बैठे हुए हैं टोकन को खरीदने के लिए। अब आप टोकन बेच रहे हैं, हमें नहीं पता क्यों बेच रहे हैं। हो सकता है आपको जरूरत हो सकता है आपकी कैपिंग पूरी हो गई है तो आपको अपनी स्टेकिंग दोबारा से करनी है, हो सकता है आपको कोई पर्सनल जरूरत है। तो टोकन को बेचने पे कभी कोई फाउंडेशन है ही नहीं। तो सिस्टम कहता है भाई 10% खर्च मत करो, जाके किसी ऐसे जरूरतमंद को दे दो जो टोकन लेने के लिए तरस रहा है। तो आप जाएंगे और अपना $1000 का टोकन इस व्यक्ति को दे देंगे जो $1000 पहले से वहां रख के बैठा है। अब आप देखिए, एक साइड से 1000 USDT पे किया गया और दूसरी साइड से $1000 का कायरो। अब ये व्यक्ति जिसने 1000 USDT पे किया है, इसको $950 का कायरो टोकन मिलेगा। और ये व्यक्ति जिसने $1000 का कायरो टोकन दिया है, इसको $950 का यूएसडीटी मिलेगा। अब दोनों तरफ से 50-50 का डिडक्शन हो चुका है। तो इसके पास जो 1000 आने थे यूएसडीटी, इसमें से जो 50 USDT है वो चले जाएंगे लिक्विडिटी पूल के अंदर। और यहां से जो $50 की वर्थ का कायरो टोकन बचा, जो इसको मिलना था, जो बचा, वो हो जाएगा हमेशा के लिए बर्न। अब मजे की बात यह है दोस्तों कि सेलर का भी काम हो गया, बायर का भी काम हो गया, और दोनों का काम होने में एक ऐसी चीज पैदा हो गई जो उनको खरीदने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेट करेगी। वो क्या? कि टोकन बाहर से बाहर, लिक्विडिटी का भी इसके अंदर कोई रोल नहीं आया, बल्कि लिक्विडिटी के अंदर $50 और एक्स्ट्रा ऐड हो गया। अब आप समझिए, सेलर का माल बिक गया, बायर को भी माल मिल गया, $50 लिक्विडिटी में बढ़ गया और $50 का माल सर्कुलेशन से गायब हो गया, खत्म हो गया। तो एक टोकन बाहरी, एक्सटर्नली, बाहर से बाहर दो लोगों को केवल मिलाया था, सिस्टम को 10% का प्रॉफिट, यानी सिस्टम ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, सिस्टम ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, सिस्टम को पूरा 10% का प्रॉफिट हुआ है, जो उसको स्वैप पर बेचने के बाद भी मिलने वाला था। लेकिन फर्क क्या होता, अगर स्वैप पे सेल होता तो वहां से 90% लिक्विडिटी कम हो जाती। अब यहाँ पे 1 सेंट की भी लिक्विडिटी कम नहीं हुई, उसके बावजूद यहाँ पे $50 की लिक्विडिटी और बढ़ गई, $50 की सर्कुलेशन कम हो गई। 10% का प्रभाव, ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा प्रभाव है। यानी टोकन बाहर से बाहर बाय और सेल होगा और फिर भी टोकन का प्राइस बढ़ेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों यहाँ पे कि एक टोकन अगर 10 बार 10 टाइम्स सेल होता है तो ये अपनी वैल्यू का 100% एक्यूमुलेशन कर लेता है बाहर से ही। मतलब अगर 50,000 टोकन 50,000 टोकन सर्कुलेशन में है और लिक्विडिटी $1 करोड़ है, तो ये 50,000 टोकन अगर 10 बार इधर से उधर सेल हो गए तो दोस्तों ये जो लिक्विडिटी है ये आपको 1.5 करोड़ दिखेगी। और ये 50,000 टोकन में से लगभग 30,000 टोकन ही बचेंगे, इतनी बर्निंग हो जाएगी। दिस इज द पावर ऑफ कायरो। लोग तरसेंगे इस टोकन को पाने के लिए। हम इसकी P2P का पेट नहीं भर पाएंगे, आई कैन बेट। सोचिए कि ये लिक्विडिटी कितनी बड़ी होने वाली है, जिस लिक्विडिटी को लोग छू नहीं पाएंगे। सिर्फ उस लिक्विडिटी को देख के P2P पे आपको इतने बायर मिलेंगे, इतने बायर मिलेंगे कि आप अपनी सारी जिंदगी का एफिलिएट से कमाया हुआ, आप अपनी सारी जिंदगी का स्टेकिंग से कमाया हुआ टोकन भी दे देंगे ना, तो शायद 1% P2P का पेट भी नहीं भर पाएंगे। सो दिस इज द पावर ऑफ कायरो टोकन। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। मैंने काफी समय ले लिया है और मैं बस आज अपनी बात को यहीं पे खत्म करूंगा।
और मैं यहाँ से आगे इनवाइट करूंगा हमारे जबरदस्त डायनेमिक लीडर सुधीर सूर्यवंशी जी को, जो कि आए और सेशन को यहाँ से संभालें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही डायनेमिक। और मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो शब्द कम पड़ जाते हैं, सब छोटे पड़ जाते हैं। सोचिए दोस्तों, अगर हम कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में जो